बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 से, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है कि हम देखते हैं कि इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ख़ुराक जो है जो हम खाते हैं वो किस तरह हमारे पूरे निज़ाम से गुज़र के उसके साथ क्या क्या होता है और ये सारा प्रोसेस जो है वो किस तरह कैरी आउट होता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेसिकली काम क्या करता है कि हम जो ख़ुराक खाते हैं उसके अंदर बड़े और पेचीदा मालिक्यूल्स जो मौजूद हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्च हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सारे जो है बड़े बड़े मालिक्यूल्स हैं और इंतहाई पेचीदा मालिक्यूल होते हैं। ये मालिक्यूल जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है उससे गुज़र नहीं सकते। हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी है, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है जो कुछ मालिक्यूल्स को तो अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर जा सकें या अंदर से बाहर जा सकें, लेकिन कुछ मालिक्यूल्स को वो सेल के अंदर या बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती। तो ये जो बड़े मालिक्यूल हैं और कम्प्लेक्स मालिक्यूल हैं, ये इस सेल मेम्ब्रेन को, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो जब ये सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे, ये सेल के अंदर इंटर नहीं होंगे, सेल को ग्रोथ और एनर्जी के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो नहीं मिल सकेंगी। तो इसलिए फूड जो हम खाते हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको सिंपलर स्मॉलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जा सके ताकि वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव कर सकें। ये जो हम खुराक खाते हैं इसको इंजेशन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस जो है वो इंजेशन है, ठीक। और इंजेशन जब हम खुराक की करते हैं, हम उसको खाते हैं, तो उसके बाद उसका प्रोसेस जो शुरू होता है सारा, उसको डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन को अगर डिफ़ाइन करें तो आसान अल्फाज में ऐसे है कि बड़े और पेचीदा मालिक्यूल्स जो कि मेम्ब्रेन के अंदर से पास आउट नहीं हो सकते, पास इन नहीं हो सकते, उनको ऐसे मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देना जो सिंपल हों, सादा हों, छोटे हों और आसानी से मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है वो मूव कर सकें। और ये सारा प्रोसेस जो है वो कैरी आउट किया जाता है एंजाइम्स की मदद से, क्योंकि एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी के अंदर हर केमिकल रिएक्शन के अंदर, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि हर केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होता है उसके अंदर कोई ना कोई एंजाइम जो है वो काम कर रहा होता है जो उस रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसके प्रोसेस को तेज़ करता है। तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए लार्ज, कम्प्लेक्स और ऐसे मालिक्यूल जो कि मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव नहीं कर सकते, उनको ऐसा छोटा, सिंपल और ऐसा बना देना कि वो मेम्ब्रेन के क्रॉस आसानी से जो है वो मूव कर सकें। जब एक दफ़ा फूड जो है डाइजेस्ट हो जाती है तो फिर जिस्म उसको एब्ज़ॉर्ब करता है। ये जो फूड है जब ये एब्ज़ॉर्प्शन के काबिल बन जाती है, ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक से ये खून के अंदर शामिल हो जाती है। वो आगे हम जाके इसी लेक्चर के आगे में हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए डाइजेस्टिव ट्रैक से फूड जो है वो खून के अंदर शामिल हो रही है, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फूड जो है वो जब एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर, तो फिर आगे ब्लड का काम है कि वो फूड को बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंचाता है। वहाँ से फूड जो है वो ब्लड से निकल जाती है और टिश्यूज़ के दरमियान आ जाती है और टिश्यूज़ से फिर सेल इस फूड को आसानी से अपने अंदर डिफ्यूजन के ज़रिए अपने सेल जो है वो अपने अंदर ले जाएगा और फिर सेल उस फूड मॉलिक्यूल को या तो एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी उसको, जिस तरह कि कल हमने पढ़ा था कि फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेगा और उससे एनर्जी बनाएगा, या उस फूड मॉलिक्यूल के जो सिंपल कंपाउंड्स हैं उनको रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करेगा, ख़ाम माल के तौर पे इस्तेमाल करेगा और उससे कोई ना कोई
चीज़ जो है, कोई ना कोई मटेरियल बनाएगा जो कि सेल को और अल्टीमेटली बॉडी को ग्रो करने की ज़रूरत है। ये जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए फूड मॉलिक्यूल जो है वो सेल तक पहुंचता है और सेल उससे या तो एनर्जी बनाता है या उसको ग्रोथ के लिए मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करता है, इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। जितनी भी हम फूड खाते हैं वो सारी की सारी डाइजेस्ट नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी फूड के पार्ट रह जाता है जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती और वो अल्टीमेटली एक वेस्ट मटेरियल के तौर पे बन जाता है, जिसके लिए फिर ये लाजमी हो जाता है कि जिस्म उसको अपने अंदर से बाहर निकाले। तो ये जो जिस्म का अपने अंदर से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि हज़म नहीं हुई उसको जिस्म से बाहर निकालना है पखाने की सूरत में, ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, इसको इंजेशन कहते हैं। तो इंजेशन से बॉडी प्रोसेस शुरू होता है। हम खुराक खाते हैं, फिर उसके बाद डाइजेशन होती है कि खुराक जो है वो सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होकर बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर, और जब जो हमें मटेरियल चाहिए होता है वो बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, और जो पीछे जो मटेरियल बच जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बच जाती हैं, वो पखाने के ज़रिए, फीसिस के ज़रिए जिस्म से जो है वो इंजेशन के प्रोसेस के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब की शेप का है, ठीक है। इसके अंदर लॉन्ग एक ट्यूब है जो मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों में जाके मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर, मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर जो है वो शेप ढाल लेती है अपनी। इस सारी जो लॉन्ग ट्यूब है इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और इसके और मुख्तलिफ से नाम हैं, ठीक है। जिस तरह इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं, इसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं, इसका नाम एलिमेंट्री कैनाल भी है, और इसको नरिशमेंट कैनाल भी कहते हैं। तो ये जो लॉन्ग ट्यूब है ये हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, जो हमारे जो है वो ओरल कैविटी से शुरू होता है और अल्टीमेटली एनएस पे जाके ख़त्म होता है। अब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो जो है 6 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया जाता है नॉर्मली। तो सबसे पहला पार्ट जो है उसका ओरल कैविटी है, ठीक है, जो हमारी बकल कैविटी है, मुंह है, जिसके ज़रिए हम खुराक जो है वो खाते हैं। दूसरा पार्ट जो है हमारा फेरिंग्स है, फेरिंग्स के ज़रिए खुराक जो है ओरल कैविटी से हमारी बॉडी के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के तीसरे पार्ट में आती है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस से बॉडी की जो फूड जो हम खाते हैं वो स्टमक के अंदर आती है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर अल्टीमेटली जो है वो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक का जो सबसे पहला पार्ट है वो ओरल कैविटी है, इसको बकल कैविटी भी कहा जाता है। मुंह जो है जिसके ज़रिए हमने इनिशियली जो है वो खुराक खानी है। तो ओरल कैविटी जो है वो फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि खुराक को रिसीव करता है। ओरल कैविटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। तो उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हमारे दांत हैं, ठीक है, और ज़ुबान है, और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। मैमल्स के अंदर इंसान क्योंकि मैमल्स के अंदर फॉल करता है, तो मैमल्स के जो दांत होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जो सबसे सामने वाले दांत होते हैं उनको इंसिजर्स कहा जाता है, ऊपर और नीचे वाले सामने वाले दांत को इंसिजर्स कहा जाता है, जिनका काम ये होता है कि वो कट करें, ठीक है, खुराक को कट करते हैं और बाइटिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इनके जो नेक्स्ट जो इनसे पीछे जो दांत मौजूद होते हैं उनको कैनाइन्स कहा जाता है। उनका काम ये होता है कि वो चीर फाड़ का काम करते हैं, उसको खुराक को चीरने का काम करेंगे। उनसे पीछे जो है वो हमारी मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं, जिनका काम होता है कि वो खुराक को ग्राइंड करें, उनको चबाने के लिए जो है वो खुराक के लिए उनका फंक्शन है। ये जो सारी
दांतों के ज़रिए जो डाइजेशन का इनिशिएशन होती है, डाइजेशन शुरू होती है, ये जो है ये मैकेनिकल डाइजेशन है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बॉडी जो है वो मैकेनिकली कसरत करके खुराक के मालिक्यूल को, खुराक जो हम खा रहे हैं उसको तोड़ती है और छोटे पीसेस में जो है वो कन्वर्ट करती है। दूसरा जो पार्ट है हमारे ओरल कैविटी का वो टंग है। टंग जो है वो ज़ुबान हमारी के अंदर टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं जो कि हमें इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं, सेंस देते हैं कि फ़ूड का टेस्ट कैसा है, आया कि वो मीठी है, कड़वी है, नमकीन है या तीखी है, जिस तरह की भी हो खुराक। तो हमारे टेस्ट बड्स अल्लाह ताला ने हमारी ज़ुबान के अंदर रखे हैं जो कि हमें इस चीज़ का सेंस देते हैं कि हमारी फूड जो है वो टेस्ट किस तरह की करती है। टंग टेस्ट के अलावा खुराक को जो है वो दांतों के दरमियान ही रखती है ताकि उनको खुराक को जो है वो चबाया जा सके। और इसका एक और फंक्शन भी है कि ये अल्टीमेटली खुराक को जो है वो निगलने के लिए भी हेल्प करती है। तीसरा जो पार्ट है हमारा ओरल कैविटी का वो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, थूक प्रोड्यूस करते हैं। थूक जो है वो मिक्सचर होता है पानी का, म्यूकस होता है उसके अंदर। इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के साल्ट्स हैं और एक डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो मौजूद होता है। म्यूकस जो है वो फूड को जो है लुब्रिकेट करता है, उसको नम करता है। साल्ट जो होते हैं जो हमारे स्लाइवा के अंदर मौजूद हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि बैक्टीरिया को और मुख्तलिफ़ तरह के और जर्म्स जो हमारी फूड के अंदर हमारे शामिल होते हैं उनको किल करता है और फूड की जो पीएच होता है उसको बेसिक कर देता है, अल्कलाइनिक कर देता है। जो एंजाइम हमारे स्लाइवा में मौजूद होता है, थूक में मौजूद होता है, उसको स्लाइवरी एमाइलेज कहते हैं, जो कि हमारी केमिकल डाइजेशन जो है वो शुरू करता है स्टार्च की और ग्लाइकोजन की, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये स्लाइवरी एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के उनको माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारे ओरल कैविटी के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होती है। दांतों के ज़रिए फूड के मालिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाता है और उसके साथ साथ इनिशियल जो है पार्शल थोड़ी सी केमिकल डाइजेशन भी होती है और फूड को एक बॉल शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसको बोलस कहते हैं। ये बॉल शेप फूड जब कन्वर्ट होगी तो फिर अगला जो है वो प्रोसेस हमारा डाइजेशन का शुरू होगा जिसको स्वॉल्विंग कहते हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो फेरिंग्स है। ओरल कैविटी जो है वो फेरिंग्स के साथ जाके मिलती है। फेरिंग्स जो है वो पार्ट है ओरल कैविटी का जो कि हमारे मुंह के बिल्कुल पिछली साइड पे मौजूद होता है। फूड जो है वो बोलस की फॉर्म में, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि बॉल शेप जो है वो उसको दी जाती है और बोलस की फॉर्म में ज़ुबान जो है इसको पुश करती है हमारे ईसोफेगस की तरफ। अब जो खुराक है उसका मूव करना हमारी बकल कैविटी से नीचे की तरफ हमारे अगले जो ईसोफेगस की तरफ, इसको स्वॉल्विंग कहते हैं, निगलना कहते हैं। शुरू में जो है खुराक जो है वो ज़ुबान के ज़रिए हम इनिशियली तो इसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो पीछे की तरफ धकेलते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा खुराक जो है वो पहुंच जाती है हमारे मुंह के बिल्कुल पिछली साइड पे, तो फिर उसके बाद ये जो है एक इनवॉलेंट्री जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन है हमारा, जिसके ज़रिए बॉडी जो है वो खुद ब खुद उसको कंट्रोल करती है, हमारे इख्तियार में नहीं होता। ज़ुबान उसको पुश करती है और हमारा जो बोलस जो बना होता है वो मुंह से जो है वो ईसोफेगस के अंदर चला जाता है।
तीसरा जो पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो ईसोफेगस है। ईसोफेगस या इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। ये एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब शेप है जो कि एक्सटेंड करती है हमारी फेरिंग्स से, मुंह के बिल्कुल पीछे से शुरू होती है और मैदे तक जाती है। ये तकरीबन नॉर्मल इंसानों के अंदर जो है वो 10 इंचेस लंबी होती है। ये हमारी जो गर्दन है यहाँ से शुरू होती है और नीचे मैदे तक जाती है। ये रीढ़ की हड्डी और जो हमारा विंड पाइप है, ट्रेकिया जो है जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं, उसके और रीढ़ की हड्डी के दरमियान जो है वो चलती है। फूड जो है वो ईसोफेगस से तेज़ी से जो है वो मूव करती है और मैदे की तरफ जाती है। और ये जो मूवमेंट है फूड की ईसोफेगस के अंदर, इसको पेरिस्टालिसिस कहते हैं। पेरिस्टालिसिस जो है एक वेव लाइक मोशन है, ठीक है, एक लहरों की तरह की मोशन है जिसके अंदर हमारे ईसोफेगस के मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जिसके ज़रिए खुराक जो है वो फेरिंग से लेके जाई जाती है और नीचे स्टमक के तक पहुंचाई जाती है। आप नीचे जिस तरह के ये फिगर 8.10 में देख सकते हैं कि एक वेव लाइक मोशन है जिसके ज़रिए जो है ये बॉल ऑफ फूड जो है, जो बोलस जो है वो ईसोफेगस के अंदर मूव कर रहा है और नीचे की तरफ मैदे की तरफ जा रहा है। अब ये जो मूवमेंट है वेव लाइक मोशन जो है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसके ज़रिए खुराक जो है वो मैदे तक पहुंचाई जाती है ईसोफेगस के अंदर, इसको पेरिस्टालिसिस कहते हैं। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे ईसोफेगस में या किसी मैदे के अंदर किसी प्रॉब्लम की वजह से बॉडी जो है वो इसको पेरिस्टालिसिस को रिवर्स कर देती है और उसकी वजह से हमें उल्टी आती है। ये जो रिवर्स पेरिस्टालिसिस है इसको एंटी पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। और इस प्रोसेस के ज़रिए अगर मैदे के अंदर किसी किस्म का मसला हो या ईसोफेगस के अंदर कोई इरिटेशन हो तो उसकी वजह से बॉडी जो है वो एंटी पेरिस्टालिसिस करती है और जो कि जिसकी वजह से उल्टी जो है वो इंसान को आती है। तो जब ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टालिसिस की मदद से जो है वो खुराक जो है वो फेरिंग से लेके जाई जाती है और स्टमक तक पहुंचाई जाती है। अब जो बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो स्टमक है, हमारा मैदा है। ये एक सैक लाइक आर्गन है, थैली की तरह का एक आर्गन है जो कि ईसोफेगस के आखिर से शुरू होता है और इंटेस्टाइन के शुरू तक चलता है। ये एक मस्कुलर नाशपाती की शेप का एक आर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टली जो है वो मौजूद होता है डायाफ्रेम्स के नीचे। इसकी लेंथ तकरीबन 1 फुट तक होती है और इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंचेस की होती है। और नॉर्मल इंसान के अंदर स्टमक की जो कैपेसिटी है तकरीबन 1 लीटर के बराबर होती है। 1 लीटर तक जो है वो चीज़ इस स्टमक के अंदर जो है वो रहती है। फूड जो है वो इंटर होती है स्टमक के अंदर ईसोफेगस के ज़रिए। ईसोफेगस जब मैदे के साथ आके मिलता है तो वहाँ पे एक मसल मौजूद होता है जिसको कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये वो मसल है जो कि एक दफ़ा जब मैदे के अंदर खुराक ईसोफेगस से आ गई तो ये बंद हो जाता है मसल, और ये खुराक को वापस मैदे से वापस ईसोफेगस की तरफ जाने नहीं देता। मसल जो है हमारे वाल जो है स्टमक की वो थिक होती है और मस्कुलर होती है। एक दफ़ा जब खुराक मैदे के अंदर इंटर हो जाती है तो फिर हमारा मैदा जो है उसको चर्न करता है, उसको मैकेनिकली डाइजेस्ट करता है। मैदे की जो वाल्स हैं वो भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, मूव करती हैं और उसको मैकेनिकली जो है वो खुराक को छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं, फर्दर छोटे हिस्सों में जो है वो उसको तकसीम करते हैं। ये जो मैदे की जो चर्निंग है ये खुराक को छोटे छोटे
जब हिस्सों में तकसीम करना है, जब मैदा मैकेनिकल डाइजेशन करता है तो कोई भी पार्ट जो है वो जब मैकेनिकली मूव करेगा तो वो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो जो हीट प्रोड्यूस होती है मैदे के अंदर वो हमें इस काबिल बनाती है कि हमारे खुराक के अंदर जो लिपिड्स मौजूद होते हैं वो मेल्ट डाउन होके लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। इनर वॉल जो होती है स्टमक की, इसके अंदर बहुत से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जिनको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। गैस्ट्रिक जूस जो है इसके अंदर म्यूकस मौजूद होता है, पेप्सिनोजिन एंजाइम होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मौजूद होता है। HCl जो होता है उसका पहला काम यह है कि वो पेप्सिनोजिन एक एंजाइम है जिसको एक्टिव एंजाइम की सूरत में पेप्सिन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करता है। एंजाइम है जो कि पहले इनएक्टिव होता है, लेकिन जब मैदे के अंदर HCl आ जाता है, HCl सिक्रीट होता है तो वो इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है और पेप्सिन की फॉर्म में जो है वो ये एंजाइम अपना काम करेगा। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटी छोटी चेन्स में अमीनो एसिड की चेन में कन्वर्ट कर देता है जिनको पेप्टाइड्स कहा जाता है। इसके अलावा HCl जो है वो ये भी काम करता है कि खुराक के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया जो कि मुंह के अंदर जो बकल कैविटी के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से नहीं किल हो सके और बच के, वो HCl जो है वो कोशिश करता है कि उन बैक्टीरिया को जो है वो किल करे। ये सारे एक्शन होने के बाद खुराक जो है वो एक गाढ़े सूप की शक्ल इख्तियार कर देती है जिसको कायम कहते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और साथ पेप्सिनोजिन एंजाइम होता है और उसके साथ एक तीसरी चीज़ होती है जो कि म्यूकस है। अब ये जो म्यूकस है ये जो है मैदे के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो मैदे की अपने मसल्स के लिए भी जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, लेकिन जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो म्यूकस हमारे मैदे के जो सेल्स होते हैं उसकी जो मसल्स होते हैं उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है, जिसकी वजह से जो HCl है या जो पेप्सिन एंजाइम है वो हमारी बॉडी के अपने मसल्स के अंदर जो मौजूद प्रोटीन है या अपने HCl जो है वो हमारे अपने मसल्स के अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस ना करें। तो ये म्यूकस जो है ये बॉडी के स्टमक के सेल्स को कोट कर देता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ताकि हम HCl या पेप्सिन के एक्शन से बच सकें। एक दफ़ा जब खुराक मैदे के अंदर जो है वो कायम की सूरत इख्तियार कर देती है तो मैदा उस खुराक को डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले पार्ट के अंदर जो है वो भेज देता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट है उसको ड्यूडेनम कहते हैं। जो मैदे के अंदर से खुराक जो है वो ड्यूडेनम के अंदर जाती है एक दफ़ा तो वहाँ पे एक पाइलोरिक स्फिंक्टर मौजूद होता है। ये खुराक जब एक दफ़ा ड्यूडेनम के अंदर इंटर हो जाती है तो उसको वापस मैदे के अंदर नहीं आने देता।